जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय अध्याय 3 अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों हम शुरू से जानते हैं, प्राचीन काल से ही धातुओं के प्रति मानव जीवन में बहुत जिज्ञासा रही, बहुत आकर्षण रहा। प्राचीन काल से धातुओं का उपयोग एवं इनके अयस्कों का उपयोग कई रूप में होता रहा। धातुओं के विभिन्न प्रकार के कलर इन्हें अपनी ओर हमेशा आकर्षित करते रहे। आकर्षण धातु की तरफ मनुष्य का या मानव मात्र का होना, इसके और भी अनेक कारण हैं, जैसे धातुओं का कठोर एवं चमकदार होना, विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति का होना, उच्च घनत्व, उच्च तनन प्रवृत्ति, तन्यता एवं आघात वर्धनीयता की प्रवृत्ति, ऊष्मीय एवं विद्युत चालकताओं के उच्चतम मान की प्राप्ति, अच्छे सुचालक के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति एवं इनके गलनांक एवं क्वथनांक का उच्च होना। धातुओं में लचीलापन एवं तन्यता का होना, अर्थात इन्हें हथौड़ों से या हथौड़े से पीटने पर ये पतली चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हें वायरों के रूप में या वायर्स के रूप में, तार के रूप में भी परिवर्तित आसानी से किया जा सकता है। कुछ सामान्य उदाहरण तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये काफी सामान्य प्रवृत्ति इनकी होती है। तो जैसा कि बच्चों अभी आपसे कहा गया, बताया गया कि धातु में तार खींचने योग्य एक प्रवृत्ति होती है, धातुओं से तार बनाया जा सकता है। सोना चांदी के तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तांबे को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लोहे को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को हम इलेक्ट्रिक या विद्युत के कार्य में उपयोग में लेते हैं। उपरोक्त बताए गए जो धातुओं के गुण हैं, जैसे धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इन्हें लंबे तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को हम तन्यता कहते हैं। आपको प्यारे बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 1 ग्राम सोने के टुकड़े को लगातार अगर हम खींचें तो वह 2 किलोमीटर लंबाई तक खींचा जा सकता है। तो धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है, आघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार हम ढाल सकते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के आकारों में बदला जा सकता है या बदल सकते हैं और बदलते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपको धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, उसके बाद हम आपको बताएंगे धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है। यहां एक प्रयोग के द्वारा आपको समझाया जाएगा। हमने यहां पर सेल लगाया है और इसके दोनों छोर पर पिन थी या पॉइंट्स थे, जिनमें हमने क्लैंप लगाकर वायर निकाल दिए। दोनों साइड में एक एक वायर लगा दिए। ये वायर धीरे धीरे आगे जाता है। ये क्लिप होती है जो जिसमें ग्रिप रहती है, ये पकड़ने वाली ग्रिप, जो साधारणतः अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कपड़े सुखाते हैं तो घर पर मम्मी अपने कपड़े
छत पर सुखाती हैं तो एक पिन का उपयोग करती हैं, वो समझो लोहे की पिन है जिससे कपड़े उड़ते नहीं। ये 2 पिन, इस टाइप की पिन समझ लीजिए आप, ये क्रोकोडाइल पिन के नाम से भी जानी जाती हैं। इसमें अभी दोनों पिन अलग अलग हैं, इनको स्वतंत्र रखा है। एक पिन ए है, दूसरी पिन बी है। ए से एक वायर लगाया और यहाँ पर एक बल्ब के होल्डर से उस वायर को जोड़ दिया। उसमें से दूसरा वायर निकलता है जो कि सेल या बैटरी के दूसरे सिरे पर जाता है। ये वायर कनेक्टिंग वायर कहलाता है। बच्चों, अभी हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे ये दोनों को क्रोकोडाइल पिंस जो हैं ये फ्री हैं। यहाँ इन दोनों में आपस में संबंध नहीं हुआ है, लेकिन जब हम स्विच ऑन करने के पूर्व देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमारा बल्ब बंद पड़ा है, बल्ब में कोई कनेक्शन क्योंकि नहीं हुआ है और बल्ब बंद पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर इसी सिस्टम में, इसी प्रक्रिया में, इसी एक्सपेरिमेंट में हम एक दोनों क्रोकोडाइल पिन के बीच में कॉपर की फॉइल या तांबे का पतरा लगा दें, एल्यूमिनियम का भी लगा सकते हैं, लोहे का भी लगा सकते हैं। ये धातु है, गुड कंडक्टर है। आप इनके का एक छोटा सा फॉइल या पतरा या पीस लगा दें इस क्रोकोडाइल पिन के साथ और हम स्विच ऑन कर दें तो हम क्या देखते हैं कि हमारा बल्ब जलने लगता है, बल्ब ग्लो हो जाता है, बल्ब लाइट्स अप। इट मीन्स दैट अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो ये फाइल है ये धातु की है। तो धातु की फाइल से यह सिद्ध होता है कि धातु विद्युत की भी सुचालक होती हैं। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो चांदी विद्युत की बेहतरीन सुचालक मानी जाती है। चांदी अर्थात सिल्वर, इसमें प्रतिरोधक क्षमता या इनमें प्रतिरोधकता बेहद कम होती है, इसलिए विद्युत का प्रवाह चांदी में स्पष्ट तौर पर सुचारू रूप से ज़्यादा अच्छी तरह से हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों, जैसा अभी आपको बताया गया कि अन्य धातुओं की तुलना में चांदी विद्युत की अच्छी सुचालक मानी गई है, क्योंकि चांदी में प्रतिरोधकता बेहद कम होती है, इसलिए चांदी को उच्च क्वालिटी का विद्युत सुचालक माना जाता है। तत्पश्चात कॉपर विद्युत का उम्दा सुचालक है। इसके बाद गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन आदि धातुएं आती हैं, जबकि लोहा और मरकरी में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरोधकता होती है। धातुएं विद्युत की सुचालकता प्रदर्शित करती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समाविष्ट होना है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मेटल में भ्रमण कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धातुएं विद्युत की अधिक सुचालक होती हैं। बच्चों, यहाँ यह भी आप लोगों को बताना आवश्यक है, और हम सभी ने देखा है कि जो विद्युत के तार होते हैं उनके ऊपर पीवीसी या प्लास्टिक का एक कोटिंग होता है। तो ये कोटिंग होने का कारण क्या है? विद्युत का जहाँ भी कार्य होता है तो हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं इन वायरों में लपेटने के लिए, एवं कभी कभी हम रबर का उपयोग भी करते हैं। यह पीवीसी कहलाता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं पीवीसी, अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। यह ऊपरी परत विद्युत कुचालक का व्यवहार करती है। यह अत्यंत आवश्यक है, जिससे अगर हम यदि भूल से भी इन वायरों के संपर्क में आ जाए तो हमें किसी भी प्रकार का करंट नहीं लगेगा एवं क्षति नहीं पहुंचती है।
बच्चों इसी प्रकार हमने देखा होगा कि जब भी धातु किसी कठोर सरफेस से टकराती है तो उसमें एक आवाज उत्पन्न होती है, या हम धातु पर किसी मजबूत कठोर वस्तु से आवाज करते हैं या ठोकते हैं तो धातुएं मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। भला आपसे बेहतर कौन जानता होगा स्कूल की घंटी। स्कूल की जब भी घंटी बजती है तो स्कूल की घंटी की आवाज काफी मधुर लगती है और वह घंटी आपको कहती है बेटा स्कूल आ जाओ, ठीक है ना। तो लेकिन वह आवाज जो हमें मधुर लगती है उसका कारण यह है कि धातु की कठोरता और उसका किसी दूसरी कठोर धातु के संपर्क में आने से ध्वनि उत्पन्न करना। बच्चों धातुओं का एक और प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, वह है उनकी चमकदार सतह। धातुओं की चमक ही हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है। और सोने की चमक कितना आकर्षित करती है या चांदी की चमक हमें कितना आकर्षित करती है, यह हम भली भांति परिचित हैं। हमारे घर के पात्र और पुराने टाइम के पात्र आपने देखे होंगे। नानी के यहाँ या दादी के यहाँ जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे तांबे के कलश, तांबे के घड़े बर्तन या पीतल के कलश घड़े बर्तन हमने अच्छी तरह से देखे हैं। तो धातुओं का यह प्रमुख आकर्षण जो है यह इनका चमक एवं इनका कलर जो काफी मन भावन लगता है और हमें अपनी ओर खींचता है। बच्चों जैसा अभी आपको बताया गया धातुओं की सतह चमकदार होती है, ठीक है, लेकिन आपने यह भी महसूस किया होगा कि कभी कभी यह चमक डल हो जाती है या कम पड़ जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? धातुएं जब वायु के संपर्क में आती हैं या हम खुले में हमारे पात्रों को या धातु को रखते हैं तो उनकी जो सतह की चमक कम होने का कारण है कि वायु में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। जैसे ये धातुएं उनसे संयोग करके ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड की एक ऊपर की मंद सतह बना लेते हैं जिसे हम कोरोजन कहते हैं या संक्षारण कहते हैं। तो ये जो पतली सतह रहती है, यह पतली सतह वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण उस धातु से अभिक्रिया करके उसकी सतह की चमक को धीरे धीरे कम कर देता है। आपने देखा होगा कि यह एक तरह से संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है तो लोहे में हमें कुछ ब्राउनिश कलर का की सतह या परत जमी हुई मिलती है। चांदी वायु के संपर्क में आने पर ब्लैक हो जाती है। तांबा, आप देखिएगा हमारे कलश या पूजा के आले में रखा हुआ कलश या लोटा, उसकी जो जहाँ से हम पकड़ते हैं उसकी जो कॉलर है वहाँ अगर वायु के साथ कुछ पानी की बूंदें रहती हैं तो वह हरा कलर का होने लगता है। यह जो प्रक्रिया है यह धातुओं की चमक को कम करती है। धातुएं सामान्य तौर पर बच्चों कठोर होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेकिन यह जो कठोरता है
यह सोडियम पोटेशियम में इतनी नहीं होती, या ये सोडियम पोटेशियम लोहा या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम की भांति कठोर नहीं होते। सोडियम पोटेशियम को चाकू की तेज धार से काटा जा सकता है, लेकिन हम लोहे को या एल्यूमिनियम को आसानी से तेज चाकू की धार से भी नहीं काट सकते। यहां हम यदि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम लेंगे तो यह प्रयोग से, आप स्वयं प्रयोग करके देखेंगे तो प्रयोग से सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारे चाकू से काटे नहीं जा सके। धातुओं के लक्षण में इसके बाद धातुएं मजबूत होती हैं। अब मजबूती से यहां पर तात्पर्य क्या है? आपने बच्चों देखा होगा, लोहा जब इसके लोहे से तार बनाया जाता है तो यह जो तार होता है यह बड़े बड़े दूसरे लोहे के पीस को अपने तरफ ऊपर उठा लेता है। एक मजबूती का उदाहरण। नंबर 2, बिल्डिंग बनाने के काम में आता है। उदाहरण नंबर 3, यह बड़े बड़े लोहे के ब्रिज, पुल बनाने के काम में आता है। उदाहरण नंबर 4, लोहे की रेल की पटरियां, उसके व्हील्स, पहिए, यह भी लोहे के होते हैं। ये मजबूत होते हैं, इसलिए ये गाड़ियों में भी, बिल्डिंगों में, पुलों में उपयोग में लाए जाते। बच्चों हमारा अब अगला पॉइंट होगा धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक। धातु है तो इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जैसे लोहा, तांबा, ये सभी धातुएं जो हैं इनके वैसे गलनांक अलग अलग होते हैं लेकिन उच्च होते हैं। यहाँ कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक क्वथनांक कम भी होता है, जैसे गैलियम और सीजियम। लोहे को पिघलाने के लिए या वो पानी की तरह बहने लगे, अगर ऐसा देखना है तो मिनिमम हमें उसका तापमान 1550 से 1555 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना होगा। इसी प्रकार धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, यह कैसे पता लगता है? देखिए, एक तरफ आप रुई को उठाइए, वो काफ़ी हल्की लगती है, और वहीं पे उतना ही किलो का अगर आप कोई बाट उठा लेते हैं तो हमें वो भारी लगता है, यहाँ पे महसूस होता है और यहाँ पे महसूस नहीं होता। क्यों? इसलिए ये हमें उठाने में भारी लगते हैं। लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी धातुओं में ऐसा ही होता। धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनका घनत्व कम होता है। हम कुछ निश्चित उदाहरण लेते हुए इस अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोडियम पोटेशियम का घनत्व जो हुआ वो कम होता है, और अन्य धातुएं जैसे आपको बताया गया है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लोहा है, इनका घनत्व अधिक होता है। जिनका घनत्व कम होता है वो वजन में हल्की होती है, और जिनका घनत्व ज़्यादा होता है वो वजन में भारी होती हैं। तो बच्चों, यह जो अभी आपको समझाया गया, यह धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में आपको बताया गया। अब मैं आपको इनके रासायनिक गुणों के संदर्भ में कुछ नई बातें बताता हूं। बच्चों, अब हम आपको धातुओं के रासायनिक गुण धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम यहाँ जो अध्ययन करेंगे
वह धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? धातु प्लस ऑक्सीजन, यह हमें धातु के ऑक्साइड्स देते हैं, अर्थात धातु ऑक्सीजन से जब भी अभिक्रिया करेगी तो धातु के ऑक्साइड्स बनाएगी। उदाहरण के लिए कॉपर Cu प्लस O2, ये बना CuO, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, इसलिए यहां पर CuO बना, यह कहलाया कॉपर 2 ऑक्साइड। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम 4Al प्लस थ्राइस O2, ये हमें देता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद 4Na अर्थात सोडियम, सोडियम की वायु से अभिक्रिया करवाई जा रही है, 4Na प्लस 2A2, और इस प्रकार 2Na2O सोडियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम रासायनिक गुणधर्म की अगली कड़ी में जानकारी लेंगे कि धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड 6HCl से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 प्लस थ्राइस H2O पानी बनाता है। इसी प्रकार क्षारों से अभिक्रिया करके, मतलब धातु के ऑक्साइड क्षारों से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। हमने इसी एग्जाम्पल को क्षारों के साथ जब किया तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2NaAlO2, इसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो बच्चों, यहाँ पर हमने यह देखा कि धातुओं के ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर हमें क्षार प्रदान करते हैं, जिसे अब हम इस एग्जाम्पल के जरिए जानेंगे। बच्चों, रिएक्शन की कड़ी में आगे अब हम देखेंगे अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर, यह क्षार देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। इसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O, यह पानी से अभिक्रिया कर रहा है और हमें देता है 2KOH, इसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सामान्य तौर पर कुछ प्रश्न जो उत्पन्न होते हैं इस लेसन के माध्यम से। बच्चों, पहला प्रश्न है
ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो कि चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। प्रश्न 2, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। प्रश्न 3, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। प्रश्न 4, क्या होता है जब धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करते हैं। प्रश्न 5, धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगले लेसन तक के लिए हम विराम देते हैं।